स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का अर्थशास्त्र अध्याय 1 विकास। पूरा इसका शॉर्ट नोट्स, एकदम बेहतरीन नोट्स और पूरा समझाते चलेंगे। नोट्स करते चलिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा चैप्टर कंप्लीट कराएंगे एक ही वीडियो में। और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का ऐसे ही नोट्स और PDF के माध्यम से भी और पूरा एक्सप्लेनेशन भी मिलता रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करने की कोशिश करें इस चैनल को। चैनल नया है, थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पे लाते रहें। एजुकेशनल कंटेंट क्लास 6 to 12 टारगेट है सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करना विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए अर्थव्यवस्था विकास सबसे पहले शुरू करते हैं पहला चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इंसानों का जो लोग हैं, लोगों का आर्थिक क्रियाओं का ऐसा क्रिया जिसमें पैसा आता है, ठीक है, वैसे क्रियाओं का अध्ययन करा जाता है तो उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न एवं परस्पर विरोधी कैसे। तो विकास का लक्ष्य भिन्न भिन्न और विरोधी होता है। तो कैसे, प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरों के लिए विनाश का कारण भी बन जाता है। ठीक है, तो विकास का जो लक्ष्य है वो भिन्न भिन्न और परस्पर विरोधी भी होता है। यानी एक कोई विकास कर रहा है तो दूसरे के लिए वो हानि भी हो सकता है। मतलब ये विरोधी भी होता है एक दूसरे का, है ना। कोई किसी एक इंसान का विकास किसी दूसरे का के लिए विनाश का कारण बन सकता है, या एक का विनाश दूसरे का विकास का कारण बन सकता है। जैसे बीमार पड़ते हैं तो हमारे लिए विनाश है, लेकिन डॉक्टर के लिए क्या है, विकास है। बीमार न पड़ेंगे तो डॉक्टर बनकर तो फिर उतना डिग्री लेना बेकार हो जाएगा, है। तो एक विकास, एक का विनाश, ऐसा होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए नदी पर बांध बनाएंगे तो बांध जो बना रहा है तो उसको फायदे देख के बना रहा है, कुछ विकास के दृष्टि से बना रहा है, लेकिन वहाँ का किसान विस्थापित हो जा रहे हैं, वहाँ के जो गांव है उसको खाली करना पड़ रहा है, लोग को वहाँ से हटाना पड़ रहा है, तो लोगों के लिए विनाश है। ठीक है, तो ऐसा क्रिया होता है। विकास का लक्ष्य अलग अलग और भिन्न भिन्न और विरोधी भी होता है परस्पर, है ना। तो एक जिसे विकास कह रहे हैं, दूसरा उसको विनाश भी कह सकता है, दूसरे के लिए वो विनाश भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, आय के अतिरिक्त अन्य कारक जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आय मतलब इनकम के अलावा जो हमारे ज़िंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो क्या क्या है। तो सिर्फ पैसा सब कुछ तो नहीं ना है। तो वही चीज़ यहाँ जानना है कि आखिर पैसे सब कुछ है कि पैसा के अलावे भी कुछ है। तो आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, पैसे बहुत है, कोई परिवार नहीं है, अकेले है तो क्या करिएगा, पैसा कमाइए। तो एक अच्छा खासा परिवार, रोजगार हो, मतलब चोरी चमारी का पैसा ना हो, अच्छा खासा रोजगार हो, मित्रता हो, सबकर से दुश्मनियाँ नहीं, दोस्त भी हो, सुरक्षा एवं समानता की भावना हो, शांतिपूर्ण माहौल में रह रहे हो। अब काहे कचड़ो दिन भर होते रहेगा तो कतनू कच्चा कमा रहे हैं, दिमाग ठीक नहीं रहेगा, ठीक, पगला गुला जाइएगा। तो ये सारे चीज़ महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तु ही खरीदी जा सकती है। यानी पैसा से सिर्फ भौतिक वस्तु ही खरीदी जा सकती है, सुकून ज़िंदगी नहीं खरीदी जा सकती है। आर्थिक विकास क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। आर्थिक विकास माने प्रति व्यक्ति आय आने वाले दीर्घ अवधि में, माने समय भले ज़्यादा लगे लेकिन तब तक धीरे धीरे प्रति व्यक्ति आय का विकास हो रहा, बढ़ रहा है, तो उसको कहेंगे आर्थिक विकास। यानी आर्थिक विकास हो रहा है, विकास के उद्देश्य अग्रसर हो रहा है। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता, यानी पढ़ल लिखल होना चाहिए आर्थिक विकास के लिए। सही बात, बगैर पढ़ल लिखल का कुछ उपाय नहीं है। का विकास करेगा, पढ़ले लिखल नहीं रहेगा, कोनो का अकल नहीं रहेगा। इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है। पढ़ल लिखल रहेगा तो ज्ञान होगा, दक्षता होगा, रोजगार की स्तर बढ़ेगा, नया नया सोच विचार उत्पन्न होगा तो नया नया रोजगार बनेगा, नई नई तकनीक का प्रयोग होगा, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग का स्तर बढ़ेगा, है ना। पढ़ा लिखा रहने से लोगों का स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, है ना। साक्षर मतलब पढ़ल लिखल होने से ये सब हो सकता है। नए नए उद्योग यानी फैक्ट्री सब स्थापित करने की क्षमता बढ़ेगी। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है बउआ, लेकिन तू लोग पढ़ता है मैट्रिक पास करने के लिए, खाली एग्जाम पास करने के लिए नहीं। एक देश की आय क्या है? तो किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय प्राप्त होती है ना। देश के जितना निवासी सबका आय जोड़ के देश का कुल आय कहते हैं। देश के मध्य विकास को मापने वाले कारक क्या है? तो देशों के मध्य विकास को मापने के लिए औसत आय के साथ सार्वजनिक सुविधा की उपलब्धता,
मतलब देश के अंदर जो है विकास है कि नहीं है उसको नापने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ इनकम नहीं, इनकम के साथ साथ सार्वजनिक सुविधा की उपलब्धता देखते हैं कि सार्वजनिक सुविधा यहाँ है कि नहीं, हॉस्पिटल, स्कूल, बस, ट्रेन, ये सब सुविधा है कि नहीं, स्वास्थ्य सेवा मतलब है हॉस्पिटल सब, जन्म और मृत्यु दर, ऐसा नहीं कि जन्म ले रहा है 1,000 उसमें से 900 मरिए जा रहा है, 100 बच रहा है, तो कुछ गड़बड़ है, विकास नहीं है इसका मतलब। तो जन्म और मृत्यु दर देखा जाता है ठीक ठाक है कि नहीं, जीवन प्रत्याशा, प्रदूषण से मुक्त वातावरण है कि नहीं, तो ये सारे चीज़ डिपेंड करता है कोई देश का विकास के ऊपर, है ना। अगला है देश के औसत आय की गणना। तो प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में कराया जाता है ना, डॉलर में करते हैं, हमको भी डॉलर में पैसा मिलता है। एक विकासशील और विकसित देश के मुख्य विशेषता क्या है? विकासशील देश जो विकास की ओर अग्रसर है, विकास कर रहा है धीरे धीरे, विकसित देश जो विकसित हो चुका है, ठीक है, विकास कर चुका है। तो विकसित देश देखिए नई तकनीक का वह विकसित उद्योग रहेगा, वहाँ एकदम नया नया टेक्नोलॉजी और विकसित पूरा उद्योग, फैक्ट्री, कारखाना जो भी है, ट्रेन सब है ना, पूरा बुलेट ट्रेन चलेगा। नई उच्च स्तरीय रहन सहन, एकदम हाई लेवल रहन सहन, VIP पर्सन, उच्च प्रति व्यक्ति आय, इनकम, पैसा बहुत ज़्यादा उन लोगों का, साक्षरता दर, पढ़ल लिखल सब, कोई अनपढ़ नहीं, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर, जन्म दर और मृत्यु दर पर नियंत्रण, कंट्रोल रहेगा, तो उसको विकसित देश कहा जाता है, जैसे अमेरिका सब है। विकासशील देश क्या है? तो औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए, औद्योगिक बड़ा बड़ा फैक्ट्री सब करना होना, मैंने औद्योगिक रूप में पिछड़ा, थोड़ा कारखाना सब के ये सब नए नए टेक्नोलॉजी के में थोड़ा पिछड़ा। निम्न प्रति व्यक्ति आय, मतलब इनकम भी बहुत कम, साक्षरता दर नियमित मतलब कम, है ना, सामान्य रहन सहन, जिससे बेहतर स्वास्थ्य का अभाव, अधिक मृत्यु दर यानी मरने वालों की संख्या ज़्यादा, तो भारत का स्थिति है विकासशील देश। आर्थिक नियोजन, देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना आर्थिक नियोजन कहते हैं ना। तो देश के साधनों का लाभ उठाकर उसे योजनाबद्ध माने नियम को बढ़िया से आगे बढ़ाना आर्थिक नियोजन कहलाता है। राष्ट्रीय आय क्या है? तो देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तु, देश में जितना वस्तु उत्पादित हो रहा है, चाहे फसल हो या कोई फैक्ट्री से बनने वाला चीज़, कोई सामान हो, और कोई सेवा हो, सेवा मतलब जैसे डॉक्टर सेवा दे रहा है, हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं मतलब कोनो प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे, हम सेवा दे रहे हैं और इस सेवा के बदले कुछ मूल्य मिल रहा है। तो सेवाओं का मूल्य या कोई वस्तु है तो उस वस्तुओं का मूल्य, या विदेश से प्राप्त आय, विदेश से जो पैसा आ रहा है वो, हमको भी विदेश से पैसा आ रहा है, तो ये सब इनकम जुड़ता है, सब पैसा जोड़ करके जितना हुआ उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो कुल आय जो है, पूरा राष्ट्र का आय जितना, उसको जितना जनसंख्या सबसे भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है, ठीक है, मतलब प्रति व्यक्ति आय माने जो 1 रुपया नहीं कमा रहा है उसको भी भाग देते हैं, और जो एक दिन में 1 करोड़ कमा रहा है उसको भी, सब मिला देते हैं, मतलब सब पर पैसा को अगर बराबर बराबर सबके आदमी से बांट दे तो जितना जितना पैसा सबके पास जाएगा उसी को बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो जब देश की कुल आय को उस देश की संख्या से भाग दिया जाता है, जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो उस राशि, जो राशि मिलती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, मध्य मन बीच बीचा वाला, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, क्योंकि उसके प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल 6700 प्रति वर्ष था, माने एक साल में $6700 19 में था। शिशु मृत्यु दर क्या है? तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चा, 1000 जीवित बच्चा में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, 1000 जीवित बच्चा पैदा हुआ जिससे में अगर मर गया 500, तो इससे अनुपात निकाल देंगे, तो इसी को मृत्यु दर कहते हैं, शिशु मृत्यु दर, है ना, शिशु मृत्यु दर। आए बात समझ में? 1000 में से कितना मर गया वो 1 साल के अंदर, तो उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। साक्षरता दर क्या है? तो 7 वर्ष, 7 साल और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, माने 7 वर्ष से अधिक आदमी कितना है, मान के चलिए अगर 2000 आदमी है एक गाँव में, 7 साल से बेसी, और साक्षर माने पढ़ल लिखल 100 है, तो पढ़ल लिखल 100 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से जो चीज़ आएगा, जो अनुपात आएगा, उसी को बोलते हैं साक्षरता दर। निवल उपस्थिति अनुपात क्या है? तो 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%। तो जो स्कूल जाता है 14 से 15 साल जो स्कूल जाता है, मान लीजिए 50 को स्कूल जाता है, टोटल
आदमी टोटल बच्चा है सब लोग 100, तो 50 को 100 से भाग दे देंगे तो 1/2 हो जाएगा निवल उपस्थिति दर अनुपात। ठीक है, निवल उपस्थिति। BMI क्या है? तो शरीर का द्रव्यमान सूचकांक पोषण विज्ञान किसी वयस्क के अल्प पोषित होने की जांच करते हैं। ये क्या है कि किसी वयस्क का अल्प पोषित, माने उसको खाना उतना सही से मिल रहा है उसका जांच होता है। यदि यह 18.5 से कम हो तो वो व्यक्ति कुपोषित हो जाता है, माने सूखा रोग से ग्रसित हो जाता है। और अगर ये 25 से ऊपर हो तो फिर लादा निकल जाता है, यानी मोटा आ जाता है पूरा JCB ऐसा। मानव विकास सूचकांक क्या है उसको समझते हैं। आय व अन्य कारकों की समाकेतिक सूची, इसके आधार पर किसी देश को उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह विभिन्न देशों के विकास के स्तर का मूल्यांकन करने का मापदंड है। विकास का स्तर जो है उसको मूल्यांकन, इसमें देशों की तुलना लोगों की शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कराया जाता है। लोगों का जो तुलना है ये सब चीज़ों से किया जाता है कि उसका पढ़ा लिखा कितने लोग हैं, स्वास्थ्य कैसा वहाँ का, प्रति व्यक्ति आय कितना है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान तो 136वां स्थान है। भारत बहुत पीछे है। विकास की धारणीयता, विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों का ध्यान रखना। यानी कि ज्योग्राफी में जिसको पढ़ते हैं सतत पोषणीय विकास, तो उसी को बोलते हैं विकास का धारणीयता। यहाँ पे सुशासन, विकास की धारणीयता मतलब विकास करो लेकिन ऐसा विकास करो कि पर्यावरण ना नुकसान हो, पर्यावरण को बचाने का प्रयास करो, पर्यावरण को नुकसान करके ना विकास कर, ऐसा विकास करो कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, और ऐसा विकास करो कि आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरत को भी ख्याल रखा जाए, उसको ज़रूरत को भी ध्यान रखा जाए, ऐसा विकास किया जाए। तो इसी को बोलते हैं विकास की धारणीयता। अब समझ में, अब देखो रोड बन रहा है, विकास कर रहा है, लेकिन पूरा जंगल झाड़ काट करके पेड़ पौधा को काट करके रोड बना रहे, तो ये गलत है, ये विकास की धारणीयता नहीं है। बड़ा बड़ा फैक्ट्री, बड़ा बड़ा उद्योग खुल रहा है, बहुत बढ़िया विकास का काम हो रहा है, लेकिन अगर पूरा जंगल को, पूरा पेड़ पौधों को काट करके अगर ये काम किया जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है, सभी जीव जंतु वहाँ के नष्ट हो रहे हैं, उसका घर नष्ट हो रहा है। तो ये विकास की धारणीयता नहीं है। बहुत ज़्यादा फैक्ट्री बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ी उड़ी ले करके पूरा पेट्रोल और कोयला का उपयोग कर रहे हैं, तो कोयला और पेट्रोल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो विकास का काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो पेट्रोल कोयला ख़त्म होने वाला चीज़ है, ख़त्म हो जाएगा। यानी कि हम भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो ये भी विकास की धारणीयता नहीं है। आया समझ में, विकास की धारणीयता क्या है, तो आने वाली पीढ़ी का भी ख्याल रखा जाए, और प्राकृतिक जो हमें मिला है विरासत में पर्यावरण, इसका भी ख्याल रखा जाए। विकास की धारणीयता की विशेषता क्या है, क्या विशेषता इसका है, तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होगा, इससे अंदाजी उपयोग नहीं करना है, आने वाले लोगों को भी ख्याल रख के कि आगे आने वाले 100 साल 200 साल बाद के लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, यानी ऐसा संसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करा जाए जो नवीकरणीय है, यानी ख़त्म नहीं हो सकता है, ख़त्म होने वाले चीज़ों का ज़्यादा उपयोग ना करें, जैसे कोयला पेट्रोल जो भी है, ये सब है ना। सौर ऊर्जा का उपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करें, है ना। वैकल्पिक साधनों को ढूंढने, है ना। संसाधनों का पुनः उपयोग और पुनः चक्रण में को बढ़ावा दिया जाए। पुनः उपयोग मतलब बार बार उपयोग करें, जब तक करा जा सके उसका उपयोग तब तक करें। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा एक बार कपड़ा पहने हैं, एक थोड़ी दोबारा पहने। लड़के लोग ऐसे ही करते, एक बार पहन के कहीं चल गए, फिर दोबारा ना, इसको पहन के वहीं गए थे फिर जाएंगे, या इसको उसी दिन पहने थे, बोला को उसी दिन पहने, जाए जहाँ जा रही था नवा न हो, तो वो पैसा जा रहा है, बाप का जा रहा है। अब पैसा कोई मैटर नहीं है, पैसा आ जाएगा, पैसा तो मशीन से बनता है, हाथ का मैल है, लेकिन जो चीज़ नुकसान कर रहे हैं वो चीज़ दोबारा नहीं आएगा, उसका ख्याल रखा जाए। जैसे पेट्रोल जला देते हैं, पेट्रोल गाड़ी स्टार्ट है, कोनो बतिया रहे हैं या रेड लाइट बहुत देर तक खड़ा है, कहीं एक बंद उंद करने तो कोई को कह देगा हमारा बाप का पेट्रोल जा रहा है, हमारा जा रहा है, तोरा का जा रहा है। लेकिन पेट्रोलवा जा रहा है या पैसवा जा रहा है, तो तोरा बाप का पैसवा जा रहा है या तोरा जा रहा है पैसा, लेकिन पेट्रोल जो जा रहा है ना वो बुरा, पैसा तो आ जाएगा, पेट्रोल दोबारा नहीं आएगा।
पेट्रोल बनने में लाखों साल लगा है, कोयला बनने में लाखों साल लगा है। तो उस सब चीज़ों को बचाना है, ऐसे चीज़ को बचाना है। पैसा बचाने के लिए कोई नहीं कहता है कि चीज़ों का पुनः उपयोग करो या पुनः चक्रण करो, नहीं। जैसे कोई चीज़, कोई लोहा का भी सामान है या कोई धातु का ही सामान है, कोई प्लास्टिक का सामान है, थोड़ा सा कुछ हुआ, कुछ खराब, फेंक देते हैं यूं ही। उसको कबाड़ी वाला से दे दो ना, 2-4 रुपया पैसों हो जाएगा। और उतना दानी है कि नहीं हमको नहीं चाहिए 2-4 रुपया, तो दे दो, फ्री में दे दो उन लोग। लेकिन फ्री में नहीं देगा, कबाड़ियों वाला से लड़ता ना, और 2 रुपया और 2 रुपया, और ऐसे फेंक देगा। लेकिन देगा तो लड़ के, और 1 रुपया और 8 आना अगर। तो ऐसा नहीं करना है। पुनः उपयोग मुझे बढ़ावा देना है, पुनः चक्रण को बढ़ावा देना है, ताकि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो, यानी संसाधन बचा रह सके आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी। नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण, माना ऐसा संसाधन जो खत्म नहीं हो सकता है ना। फसल और पौधे की तरह इन संसाधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, यानी जो जिसको प्रकृति जो है पुनः पूर्ति कर रहा है उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पानी, पेड़ पौधा, ये सब नवीकरणीय संसाधन था, लेकिन ये भी आजकल गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी हम इन संसाधनों का अति उपयोग कर रहे हैं अति उपयोग कर रहे हैं ना, जरूरत से ज़्यादा। जैसे पानी नवीकरणीय संसाधन है, नहीं होगा ख़त्म, लेकिन देखिए पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे जगह है प्यासे मर रहे, कितना दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है या खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। अभी हर जगह हो गया, आम हो गया, हम लोग खुद खरीद के पीते हैं। तो पानी खत्म होने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन पानी है भी तो बिना काम का, प्रदूषण हो गया पूरा। तो नवीकरणीय संसाधनों को भी अब बचाने की जरूरत है। तो अनवीकरणीय का क्या स्थिति हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। नवीकरणीय जो कि नहीं खत्म हो सकता है, ऐसे संसाधन भी इतना संकट में हो गए, इतना संकट हो गया वैसे संसाधनों का भी कि उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्ट। तो अनवीकरणीय संसाधन का क्या स्थिति होगा। इसीलिए जो भी संसाधन मिला है हमें प्राकृतिक रूप, प्रकृति द्वारा, तो उसका हम ये बचाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे हैं, माना अति उपयोग ना करें कोई भी चीज़ का। गैर नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो गैर नवीकरणीय संसाधन वो है जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाएंगे। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इसकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब एक बार ख़त्म तो दोबारा वापस नहीं आ सकता है। इसीलिए इन सभी चीज़ों का विवेकपूर्ण उपयोग करें और खुद भी जागरूक हो और लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश करें। लेकिन आजकल लोग पढ़ता है खाली पास होने के लिए। ये सब चीज़ को मैंने ज़िंदगी में लाने के प्रयास करें, ताकि एक अच्छा समाज बन सके और प्रकृति का जो भी चीज़ है, वातावरण, पर्यावरण, वो सही सलामत रह सके, आप भी सही सलामत रह सके, आपके बाद भी हमारे बाद आने वाले पीढ़ी भी सही सलामत चीज़ों का उपयोग कर पाए। तो पढ़ते हैं तो कुछ गुण अंदर लाइए। बार बार कहते हैं सिर्फ पढ़ाई का मकसद ये नहीं था कि नौकरी पाना या खाली परीक्षा पास करना। अपने जीवन को बेहतर बनाइए, अपने आप कामयाब होइएगा, ठीक। तो चलिए, ये चैप्टर ख़त्म यहीं पे होता है। इस नोट्स जो है एप्लीकेशन में, ज़ायरो डिक्वेयर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ना कि हो तो एप्लीकेशन में नोट्स धीरे धीरे अभी बन ही रहा है, काम हो ही रहा है, इसलिए सबका नोट्स तो नहीं मिलेगा वहाँ, लेकिन धीरे धीरे आप अपलोड कर ही देंगे। जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वहाँ पे वीडियो एप्लीकेशन में इसको भी अपलोड करते जाएंगे PDF, ठीक है। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।